आपको उसको कम से कम सेक्शन टैक्टिक्स में ट्रेन करना होगा, उसकी फिजिकल फिटनेस, उसका वेपन्स ट्रेनिंग, उसकी 10 और चीजें होती हैं ट्रेनिंग में। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ये कौन लोग हैं जो अचानक जाके रशिया में जाके लड़ना शुरू कर दिया? उसने बोला साहब जंगल के बीच में एयरपोर्ट बनाएंगे, मतलब जंगल के बीच में कौन जाएगा? हाथी, शेर, भालू, चीते तो फ्लाइट पकड़ेंगे नहीं, इंसान ही पकड़ेगा, वहां पे तो कोई रहता नहीं है आसपास। उधर कौन आना चाहिए? हम तुम्हारे लिए जंगल में बनाएंगे एयरपोर्ट। अब श्री अयोध्या के लिए जो टूरिज्म का, रिलीजियस टूरिज्म का रादर, ये रिलीजियस टूरिज्म जैसे वेटिकन में होती है, मक्का में होती है, तो श्री अयोध्या के लिए जो रिलीजियस टूरिज्म की बात करी है, वहां पे ये पता लगा है कि 100 से ज्यादा 5 स्टार होटल के प्रपोजल आए हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, नेपाल ने यूक्रेन और रशिया के लोगों को बोला है कि तुम्हें नेपाल में काम करने का परमिट नहीं मिलेगा, वर्क परमिट कैंसिल। नेपाल ने रोक दिया। क्यों? क्योंकि जो तुलाधर जी हैं नेपाल के एम्बेसडर रशिया में। उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है उसमें 100 से लेकर 200 नेपाली सिटीजन्स लड़ रहे हैं। कई उसमें से मारे गए हैं, कुछ अभी लड़ रहे हैं, और कई नेपाली सिटीजन्स ऐसे हैं जिनसे फोन पे बात हुई है, वो कह रहे हैं हाँ ठीक है, इतना पैसा कमा लेंगे, ये कर लेंगे, ऐसे चलो वैसे चलो, कुछ और वहां पे जाने के लिए तैयार। देखिए दोस्तों, जिसकी जहां मर्जी वहां जाके लड़े, उसकी खुशी। वी आर नोबडी टू से एनीथिंग। लेकिन नेपाल की एक हिस्ट्री रही है, राइट? नेपाली सोल्जर्स आज की तारीख में भी भारत में हैं, गोरखा राइफल्स में बड़े सारे हैं। जबकि गोरखा राइफल्स में ऐसी बात नहीं है, इंडियन गोरखास भी हैं। आपको दार्जिलिंग से, आपको देहरादून से, आपको और जगह से, हिमाचल में आपको इंडियन गोरखास मिलेंगे जो कि बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। वो इंडियन सिटीजन्स हैं, इंडियन गोरखास हैं, और वो भी गोरखा राइफल्स में है। लेकिन नेपाल से भी हायरिंग होती थी। ठीक है। अब दोस्तों, एक और चीज सामने आई है। यूके का तो आपको पता ही है ना कि यूके में गोरखा राइफल्स है, यूके में, यूके की आर्मी में। यहां पे अब एक और बात सामने आई है कि जहां जहां पे हॉटस्पॉट्स हैं, जहां जहां पे दुनिया में जंगें होंगी, क्या वहां पे ऐसा लगता है कि आपको नेपाली सोल्जर्स मिलेंगे? सोल्जर्स ऑफ फॉर्चून हम कह सकते हैं, या मर्सनरी एक्शन में आपको दिखेंगे? ये जो गए हैं लड़ने के लिए, इनमें से कितने हैं? मैं ये जानना चाहता हूं, और कोई इस सवाल का जवाब दे, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा सवाल आया है। और हो सकता है कि अगर नेपाल की सरकार ये बात सुन रही हो तो मेरी सवाल का जवाब दे कि बॉस, इनमें से कितने ऐसे हैं जो कि एक्स आर्मी हैं, एक्स इंडियन आर्मी या एक्स ब्रिटिश आर्मी? क्योंकि आप देखिए, आप किसी सोल्जर को जब बोलते हो कि तुम जाके लड़ो, कोई रिक्रूट होता है, कोई यंगस्टर होता है जो कहता है मुझे फौज ज्वाइन करनी है, आप उसको कुछ तो ट्रेनिंग दोगे कि जी आप क्या करते थे? मैं जी खुरपी चलाता था, पहले पौधे बोता था मैं खेत में। अच्छा, तुम पौधे बोते थे, ये लो AK-47, जाओ लड़ो। ऐसा तो हो नहीं सकता। यू हैव टू ट्रेन हिम। आपको उसको कम से कम सेक्शन टैक्टिक्स में ट्रेन करना होगा, उसकी फिजिकल फिटनेस, उसका वेपन्स ट्रेनिंग, उसकी 10 और चीजें होती हैं ट्रेनिंग में। यार, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ये कौन लोग हैं जो अचानक जाके रशिया में जाके लड़ना शुरू कर दिए? हु आर दीज पीपल? इनका बैकग्राउंड क्या है? जो नेपाली सिटीजन्स हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है? जरा ये देखना पड़ेगा। इसमें से ऐसे तो नहीं है कोई जो फॉर्मरली फ्रॉम द इंडियन आर्मी या ब्रिटिश आर्मी हो? ये भी देखना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों ना, ये जो पूरा पॉलिटिकल गेम चल रहा है और जियो पॉलिटिकल गेम चल रहा है, आज मैं बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं, और आपको मजा आएगा। एंड तक सुनिएगा, आप सुनिए क्या क्या हो रहा है। जयशंकर साहब गए नेपाल। जयशंकर साहब नेपाल गए, बड़े बड़े लोगों से मिले। वहां पे जो प्रचंडा साहब हैं, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे मिले, उनके राष्ट्रपति से मिले, उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से मिले, जो नेपाल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उनसे मिले, सबसे मिले। बहुत अच्छी उनकी मीटिंग हुई। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई यार। नहीं, मुझे तो समझ में आ गई। एक बात शायद आपको समझ में नहीं आई होगी। अगर नहीं आई तो मैं आपको बता देता हूं, मुझे तो समझ में आ गई। ठीक है। इंडिया ने बोला है कि भारत नेपाल से हर साल 10,000 मेगावाट बिजली खरीदेगा। आप चीज कौन सी खरीदते हैं? आप वो खरीदते हैं ना जिसकी आपके पास कमी है, और वही चीज खरीदते हैं ना जिसकी कमी है आपके पास। अगर कमी नहीं है तो आप क्यों खरीदेंगे? तो भारत ने बोला कि भाई हम नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली खरीदेंगे। गुड, वेल डन। अब नेक्स्ट स्टेप पे आइए। कुछ महीने पहले हमने आपको खबर दी थी, याद है आपको? हमने न्यूज ब्रेक करी थी। क्या करी थी? कि भारत बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी कि भारत के पास फालतू की पड़ी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है, इसलिए एक्सपोर्ट कर रहा है। तो गेम समझ लीजिए पहले। ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। दिस इज इलेक्ट्रिसिटी डिप्लोमेसी और इलेक्ट्रिक डिप्लोमेसी। ये क्या है कि नेपाल से हम खरीद रहे हैं क्योंकि हमारे पास कमी है।
लेकिन हम बांग्लादेश को दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा पड़ा हुआ है। अब सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि हमारे पास बिजली कम है, कि सच्चाई यह है कि भारत के पास बिजली ज्यादा है? अगर भारत के पास ज्यादा है तो भारत नेपाल से खरीद क्यों रहा है, और अगर भारत के पास कम है तो भारत बांग्लादेश को बेच क्यों रहा है? दोस्तों ये होता है ना, ये दूसरी कंट्रीज के साथ अपने रिश्ते, जिसको कहते हैं मजबूत करने की कोशिश। नेपाल के कमाई के जरिए बहुत कम है। टूरिज्म एक जरिया है नेपाल का बड़ा तगड़ा, कुछ रेमिटेंसेज हैं, जो लोग जाते हैं फौजें ज्वाइन करते हैं वो भेजते हैं, लेकिन इसके अलावा नेपाल में ऐसी कोई तगड़ी इंडस्ट्री नहीं है जो हम ये कह दें कि साहब ये तगड़ी इंडस्ट्री है और इससे नेपालीज जो है वो बहुत तगड़ा कोई काम कर सकें, बहुत रेवेन्यू आ सके। मुश्किल है। नेपाल इज नॉट अ रिच कंट्री। भारत नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली खरीदेगा और बाद में बढ़ भी सकता है 20, 25, 30, 50 मेगावाट, डिपेंडिंग ऑन कि कैसा जाता है। यह भारत चाहता है कि नेपाल के साथ उसके रिश्ते, एक जुड़त बनी रहती है इकोनॉमिक्स की वजह से ना, एक जुड़त बनी रहती है। वो जुड़त बन रही है भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है, आप चले गए काठमांडू, जैसे मैं गया था। मैं गया क्यों था? बेसिकली मैं जब काठमांडू गया था कई साल पहले, मैं तो गया था पशुपतिनाथ जी के दर्शन के लिए। दैट वाज माय मेन एम। और मैं किसी कारण से गया नहीं, 2 दिन के लिए गया माथा टेका, अगले दिन गया फिर माथा टेका, फिर मैं आ गया फ्लाइट पकड़ के। लेकिन कई लोग घूमने फिरने जाते हैं, सैर सपाटे के लिए जाते हैं, एवरेस्ट चढ़ना है उसके लिए जाते हैं, तो कई तरीके से नेपाल इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें भारत का वहां से बिजली खरीदना क्यों है जरूरी? इसलिए जरूरी है क्योंकि चाइना वहां पे दखलंदाजी कर रहा है। चाइना अपने फुटप्रिंट बना रहा है। चाइना का भी बॉर्डर नेपाल के साथ है। नेपाल लैंडलॉक्ड है ना, कोई समुद्री रास्ता तो है नहीं नेपाल जाने का। नेपाल लैंडलॉक्ड है, और नेपाल ऐसे 2 बड़ी शक्तियों के बीच में लैंडलॉक्ड है जिनकी आपस में लड़ाई हो चुकी है, और दोनों नेपाल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो भारत ने ये नेपाल के लिए करा है कि भाई हम आपसे बिजली खरीदेंगे, कोई बात नहीं, वील बाय इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम यू। अच्छा, एक है, जैसा मैंने बताया भारत ने बांग्लादेश को बिजली बेची है। इसी बीच में गेम और भी चल रहा है दुनिया भर का। क्या गेम चल रहा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। श्रीलंका में आपको पता है हनुमनटोटा पोर्ट के पास एक एयरपोर्ट है, वो चाइनीज ने बनाया। चाइनीज ने कैसे बनाया? चाइनीज ने श्रीलंकन को बेवकूफ बना दिया, बेवकूफ बना के एयरपोर्ट बना दिया। कैसे? वो जो एयरपोर्ट, उसको लोग हनुमनटोटा एयरपोर्ट भी बोलते हैं, राइट? उस एयरपोर्ट, वो बड़ा आलीशान एयरपोर्ट है भाई, बड़ा आलीशान एयरपोर्ट है, लेकिन वहां पे कोई फ्लाइट नहीं उतरती। वो इतना आलीशान है कि फ्लाइट नहीं उतरती वहां पे। तो चाइनीज ने बोला कि साहब हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो श्रीलंकन ने बोला बिल्कुल मदद करिए हमारी, हमें मदद की जरूरत है। चाइना ने बोला कि हम जंगल के बीच में तुम्हारे लिए एयरपोर्ट बनाएंगे। उसने बोला साहब जंगल के बीच में एयरपोर्ट बनाएंगे, मतलब जंगल के बीच में कौन जाएगा? हाथी, शेर, भालू, चीते तो फ्लाइट पकड़ेंगे नहीं, इंसान ही पकड़ेगा, वहां पे तो कोई रहता नहीं है आसपास, उधर कौन आना चाहिए? हम तुम्हारे लिए जंगल में बनाएंगे एयरपोर्ट। तो भाई उन्होंने हनुमनटोटा पोर्ट से कई किलोमीटर दूर जाके एक एयरपोर्ट बना दिया, शानदार कांच का चमचमाता हुआ एयरपोर्ट, मॉडर्न एयरपोर्ट। उसको बना दिया, उसको इनॉग्रेट भी कर दिया। अब उसको इनॉग्रेट कर दिया तो श्रीलंकन खुश हो गए, चलो एयरपोर्ट बन गया। अब एयरपोर्ट बन गया, वहां पे फ्लाइट ना उतरे क्योंकि जाए ना कोई, वहां पे जाना भी तो चाहिए वहां पे किसी को जाए ना। तो एक बार फ्लाइट उतरी थी, उसके बाद ताले लग गए, और कई साल से उस एयरपोर्ट के ताले लगे हुए हैं। अब श्रीलंका के ऊपर तो लोन चढ़ गया, क्योंकि चाइना ने मुफ्त में तो बनाया नहीं था भाई वो एयरपोर्ट। चाइना ने तो पूरे पैसे लिए थे। चाइना ने बोला तुम्हारे पास पैसे नहीं, हम तुम्हारे पास लोन चढ़ा देंगे, मानो लोन, लेकिन हम बनाएंगे एयरपोर्ट। जोर जबरदस्ती करके चाइना ने एक तो हनुमनटोटा पोर्ट छीन लिया उनसे 99 साल के लिए, और ये एयरपोर्ट भी बना दिया। अब ये लोग तिल मिला रहे हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि यार क्या है, कैसा है, हमें क्या करना है, हम परेशान हैं, ये एक और लोन चढ़ गया हमारे सर में। चीनियों ने हमें चूना लगा दिया, चीनी चूना, सीसी, चीनी चूना। अब यह हुआ कि भारत और रूस ने मिलकर बोला है कि एयरपोर्ट हम खरीदेंगे। अब आप बोलेंगे साहब जिस एयरपोर्ट को चाइना नहीं चलवा पाया, श्रीलंका नहीं चलवा पाया, रूस और भारत मिलकर उस एयरपोर्ट को कैसे चला देंगे? आखिर अगर मुझे उधर जाना ही नहीं है तो मैं वहां के लिए फ्लाइट पकड़ूंगा क्यों? आप पब्लिक को कैसे कन्विंस करेंगे? यही जियोपॉलिटिक्स का गेम है बॉस। जब श्रीलंका फंस गई थी ना, तो भारत ने दिए थे $4 अरब। $4 अरब दिए थे, छोटा अमाउंट नहीं है। और श्रीलंका मानता है कि भारत की वजह से स्टेबल हो गया मामला। लेकिन दोस्त, मोदी जी ने एक और बड़ा गेम खेल दिया। मैं आपको बताता हूं गेम क्या है। मैं आपको शुरुआत से बताता हूं स्टोरी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मालदीव्स के बारे में आप जानते हैं। मालदीव्स में चुनाव हुआ, और चुनाव होने के बाद नया राष्ट्रपति आया, और नए राष्ट्रपति ने बोला कि नहीं, वो चाइना से पैसे खा रखे ना उसने, तो उसने बोला नहीं, जो भारतीय सेना वहां पे है हम उसको निकाल देंगे। सेना वेना कुछ नहीं है वहां पे।
2 हेलीकॉप्टर हैं, एक छोटा सा जहाज है। वो भी मालदीव्स ने बोला था कि भाई आप हमें दे दो। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ स्मगलिंग बहुत होती है और हमारे यहाँ आइलैंड्स बने हैं, टापू बड़े हैं, जजीरे बड़े हैं। तो यानी कि एक टापू से दूसरे टापू अगर किसी की तबियत खराब हो गई, अस्पताल ले जाना है, तो हेलीकॉप्टर काम करके, राइट? उसलिए उसने रिक्वेस्ट करा, इंडिया ने बोला ले लो यार, 2 हेलीकॉप्टर, 1 प्लेन, बात ही कोई नहीं, लो कल से ले लो। अच्छा, वो लोग वहां पे ऑपरेट कर रहे थे। जाहिर सी बात है, जब कोई एयरफोर्स का जहाज होगा या एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर होगा या कोस्ट गार्ड का होगा, तो वहां पे एयरफोर्स या कोस्ट गार्ड वाले तो होंगे उसको ऑपरेट करने के लिए। आप और मैं तो चलाएंगे नहीं वो जहाज। लेकिन वहां पे मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने बहुत बड़ा दंगा फसाद कर दिया उसके लिए। नहीं जी नहीं, नो नो नो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये हो कैसे सकता है यार कि इंडियन, यहां पे इंडियन फौज है, यहां पे निकालो निकालो जी निकालो, निकालो जी निकालो। और कई बार वो कह चुका है निकालो निकालो निकालो, जबकि खुद ही पहले भीख मांग रहे थे कि ले आओ, अब हमने कर दिया, अब वो कह रहे हैं निकलो। क्यों कर रहे हैं? चाइना के प्रेशर में, क्योंकि वो चाहते हैं कि चाइना वाले आ जाएं, क्योंकि चाइना से उसने पैसा खाया है। अब मैं आपको बताता हूं इसमें इंडिया का गेम। मालदीव्स है फेमस, आपने देखा बड़े बड़े सेलिब्रिटी जाते हैं इंस्टाग्राम पे, अपनी फोटोज डालते हैं, अपनी रील्स डालते हैं ना। हम मालदीव्स गए तो वहां पे कोई जा रहा है, स्विमिंग कर रहा है, कोई लग्जरी होटल में बैठा हुआ है। दुनिया जाती है मालदीव्स एंजॉय करने के लिए दोस्तों। बहामास है, मालदीव्स है, इन सब जगह लोग क्यों जाते हैं? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जाते हैं, खूब लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके। डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं यहाँ पे, डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, और यहाँ पे ये सब चीजें बड़ा लोग एंजॉय करते हैं। इन्होंने इतना धक्का दिया ये सब बोल के कि नहीं इंडिया को यहां से निकालो, यहां से निकालो, यहां। बोला ठीक है, अगर आप चाहते हो वहां से निकल जाएं तो हम निकल जाएंगे। और फिर मोदी जी ने खेल दिया एक गेम। गेम क्या था? आपने कल फोटोग्राफ देखी मोदी जी की लक्षद्वीप में? स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं मोदी जी। अब मोदी जी से बड़ा ब्रांड तो भारत में कोई है नहीं, ये बात तय है। आपको भी मानना पड़ेगा, मैं तो मानता हूं। मोदी जी के इतने फॉलोअर्स हैं, मोदी जी मतलब ही इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर। मोदी जी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर, सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है। 78% या 76% ऐसी उनकी अप्रूवल रेटिंग है। मतलब जो बाइडेन सब इनके पीछे हैं, मोदी सबसे आगे। मोदी जी क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है, मालदीव्स बहुत ज्यादा उछल रहा है, बहुत ज्यादा मालदीव्स को ऐसा लग रहा है कि अब मैं बहुत तीर मार दिया मैंने। अब मोदी जी चले गए वहां पे लक्षद्वीप। अब मैं आपको बता रहा हूं होगा क्या। मोदी जी फालतू में कहीं नहीं जाते। अब मोदी जी ने यह बोल दिया दोस्तों कि जो भी, जिसको भी एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद है, जिसको भी सैर सपाटे के लिए जाना है, तो लक्षद्वीप जाओ ना यार, मालदीव क्यों जा रहे हो? अब मैं आपको बताता हूं वहां पे होगा क्या। मोदी जी के जाने के बाद वहां पे एडवेंचर टूरिज्म में मोटा पैसा लगाएगी कॉर्पोरेट्स। यार तुम्हारा प्रधानमंत्री खुद कर रहा है स्नॉर्कलिंग, तुम्हारा प्रधानमंत्री खुद वहां पे स्नॉर्कलिंग कर रहा है, खुद वो एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहा है, कह रहा है तुम भी करो, तो जाहिर सी बात है पीपल विल फॉलो द लीडर। अब वहां पे मोटा पैसा लगने वाला है लक्षद्वीप में एडवेंचर स्पोर्ट्स के ऊपर। वहां पे आने लग्जरी होटल्स, वहां पे आने लग्जरी होटल्स, टॉप ऑफ द लाइन वर्ल्ड के होटल्स। नॉर्मल होटल भी आएंगे, लग्जरी होटल्स भी आएंगे, रिजॉर्ट्स भी आएंगे। और धीरे धीरे धीरे, क्योंकि मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं फोकस है ना, दैट इज टूरिज्म। अब श्री अयोध्या के लिए जो टूरिज्म का, रिलीजियस टूरिज्म का रादर, ये रिलीजियस टूरिज्म जैसे वेटिकन में होती है, मक्का में होती है, दुनिया भर में होती है, तो श्री अयोध्या के लिए जो रिलीजियस टूरिज्म की बात करी है, वहां पे ये पता लगा है कि 100 से ज्यादा 5 स्टार होटल के प्रपोजल आए हैं योगी जी की सरकार को। 100 से ज्यादा कि बॉस यस बोलिए, हम यहाँ पे होटल खोलना चाहते हैं। तो हर किस्म का होटल खुलेगा ना, हर एक बजट के लिए खुलेगा। कोई कहता साहब मुझे 500 रुपए एक रात में, यही मेरी वक्त, मैं इतना ही कर सकता हूँ, 500 रुपए, 500 रुपए। कोई कहेगा मुझे स्वीट चाहिए 50,000, 50,000। आपको जो चाहिए आपको मिलेगा, ठीक है। भक्त आएंगे दुनिया भर से प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए। तो जैसे एक इसका नाम है, इसका फॉर्मल नाम है रिलीजियस टूरिज्म। ये मैंने कोई इन्वेंट नहीं करा नाम, कहीं आप सोचेंगे साहब आप अयोध्या के बारे में कैसे इसको ऐसे टूरिज्म का नाम दे सकते हैं। नो, इट इज कॉल्ड रिलीजियस टूरिज्म। हर जगह रिलीजियस टूरिज्म ही इसको कहा गया है। तो क्योंकि वहां आते हैं लोग, श्रद्धालु आते हैं, जैसे वैष्णो माता जाते हैं श्रद्धालु, या फिर लोग शिरडी जाते हैं, तिरुपति जाते हैं, साउथ में बहुत श्रद्धालु जाते हैं तिरुपति। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए दोस्तों, मुझसे तो लोग मिलने आते रहते हैं, फोन पे बात करते हैं, और एनआरआईज के साथ मैं खास तौर से टच में हूं। कितने एनआरआईज हैं जो कह रहे हैं कि हम लोग आएंगे, श्री अयोध्या में जाना ही जाना है। लोग आते हैं मुझसे मिलने, मेरे ऑफिस में लोग आते हैं, कहते हैं कि साहब जाना ही जाना है, हमें जाना है। अब एक बात बताइए, जब लोग आते हैं 15-20 दिन की छुट्टी, हमारे एनआरआईज, और हजारों लाखों की तादाद में आते हैं हर साल, हजारों लाखों की तादाद में, और अपने
ये अंग्रेज दोस्तों को लेकर आते हैं, फॉरेनर्स को साथ में लेकर आते हैं, किसी की शादी है, कुछ है, ये लोग लेकर आते हैं। यार एक बात बताओ, ये जो पूरा मामला है कि दिल्ली आ गए, लैंड हो गए, कोई इलाहाबाद चला गया, कानपुर चला गया, चेन्नई चला गया, जो जहां का रहने वाला कलकत्ता का वहां पे चला गया, आपको क्या लगता है जब इनकी छुट्टियां होंगी बीच में, जब ये इंडिया आएंगे, जब वो कहते हैं इंडिया में लेट्स गो आउट समवेयर, ऐसा तो नहीं कि कमरे में बंद रहेंगे, शॉपिंग मॉल तक जाएंगे, नहीं, भारत घूमेंगे भी, इनको ले जाया जाएगा लक्षद्वीप। आओ देखो, तुम्हें बीचेस का शौक है, तुम्हें बीचेस का शौक है ना, तुमने ऐसी सफेद बिल्कुल प्रिस्टीन बीचेस दुनिया में नहीं देखी होंगी जैसे लक्षद्वीप में। इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत। वहां पे सैर सपाटे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जाओ, वो एक डेस्टिनेशन बनेगा, वो एक हब बनेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जाने का मकसद वही था। हिज होल एम ऑफ गोइंग टू लक्षद्वीप वाज दिस। 5 साल के अंदर आप देखेंगे कि मालदीव्स का बुखार उतर चुका होगा दोस्तों। ये मैं आपको आज बता रहा हूं, आप नोट कर लेना, 5 साल के अंदर मालदीव्स का बुखार उतर जाएगा। ये जो पैसे के लिए इतराते हैं ना कि बाहर से लोग आ रहे हैं, ये है, ये नहीं, ये चाइना चूना, ये सब कोने में लगाएंगे इनको। हमारे देश में ज्यादा सुंदरता है यार, थोड़ा सा डेवलप करने की बात है, पैसा है हमारे पास, विजन है हमारे पास, लीडर है हमारे पास। क्या पॉसिबल नहीं है? चले गए मोदी जी, देखना 2-3 साल में हो जाएगा, फिर देखेंगे। तो दोस्तों ये देखिए मोदी जी का ट्वीट, जिसमें मोदी जी कह रहे हैं कि भाई आप एडवेंचर करने आइए, यहां पे लक्षद्वीप आइए। और मोदी जी फिर ये कह रहे हैं कि साहब मैंने तो ट्राई करी स्नॉर्कलिंग, व्हाट एन एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस। तो बड़ी शानदार चीज है दोस्तों। ये मैं मिलाना चाहता हूं डॉक्टर जयशंकर की विजिट नेपाल को, जो डॉक्टर जयशंकर नेपाल के विजिट के लिए गए, और नेपाल के विजिट में जो डॉक्टर जयशंकर ने करा, ये एक अलग किस्म की डिप्लोमेसी है। और ये कौन सी डिप्लोमेसी? कभी रुकती नहीं है, कभी रुकने न वाली डिप्लोमेसी है। यहां पे प्रधानमंत्री कुछ कर रहे हैं, यहां पे फॉरेन मिनिस्टर कुछ कर रहे हैं, और वहां पे जब बात होती है बल प्रदर्शन की, तो आप देखेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब, वो अलग उनका गेम चल रहा है। और ये तीनों सिंक्रोनाइज्ड हैं, तीनों एक साथ, जैसे स्विस वॉच होती है ना, दे आर सिंक्रोनाइज्ड लाइक अ स्विस वॉच, ये करते चल। अच्छा दोस्तों, एक खबर आई है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी खुशी की बात है, मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहता हूं। दोस्तों एक ट्वीट आया है, अच्छी खबर है, विच आई वांट टू शेयर विथ यू। ये लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स की लिस्ट दी है द वर्ल्ड रैंकिंग, ये ट्वीट आप देख सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है 68 लाख, यानी 68,32,000। भारत का है 67 लाख, और चाइना का है 52 लाख। यानी कि भारत के पास 15 लाख किलोमीटर ज्यादा। तो दोस्तों भारत का जो रोड नेटवर्क है वो चाइना से 15 लाख किलोमीटर, यानी 1.5 मिलियन किलोमीटर रोड ज्यादा भारत के पास है। भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। अब सिर्फ अमेरिका है जो भारत से आगे है, और वो तकरीबन है 13 लाख किलोमीटर ज्यादा भारत से। लेकिन भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया, अकॉर्डिंग टू दिस ट्वीट ऑफ द वर्ल्ड रैंकिंग रिपोर्ट। ये जो हमारा रोड नेटवर्क है, इसके लिए हमें नितिन गडकरी जी को एक बार सल्यूट भी करना पड़ेगा और एक बार थैंक यू भी बोलना पड़ेगा। जो बंदा 24 घंटे काम करता हो, ये अपने आप नहीं हुआ। ये जो रोड नेटवर्क हुआ है, ये अपने आप बड़ा नहीं हुआ दोस्तों, ये अपने आप रोडें नहीं बनी। किसी ने प्लानिंग करी, किसी ने उसके लिए फाइनेंशियल्स के लिए लड़ाई लड़ी होगी मिनिस्ट्रीज में जाके, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए होंगे, किसी ने सुपरवाइज करा होगा, और किसी ने सब कुछ करके डिलीवरी दी होगी। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए नितिन गडकरी जी को। वेल डन सर, फैंटास्टिक वर्क, टॉप ऑफ द लाइन। और दोस्तों अब हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। क्वेश्चन एंड आंसर्स में पार्थ जी हैं, वंदे मातरम सर, वंदे मातरम पार्थ जी। ये कहते हैं कि अगर भारत की सरकार ये चूज करती है कि हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नहीं लाएंगे, तो क्या भारत में ऐसी सिचुएशन हो जाएगी यूरोप एंड अमेरिका की, गिवन द चैलेंजेस? अच्छा, ये मुझे पार्थ जी, ये मुझे समझ में नहीं आया। व्हाट इफ वाला सवाल, देखिए मैं तो डील नहीं करता हाइपोथेटिकल सिचुएशन में। अगर एग्जाम्पल देना हो तब हम दे सकते हैं, पर ये जो क्वेश्चन है, इंडिया में तो सीए इज अ रियलिटी, वो लोकसभा से सब कुछ होने वाला है चुनाव के पहले। और आप ये कह रहे हैं कि वुड इंडिया पोटेंशियली एक्सपीरियंस अ सिचुएशन अकिन टू व्हाट यूरोप एंड अमेरिका ग्रैपलिंग विद गिवन देयर चैलेंजेस विद इमिग्रेशन? नहीं, उनका मामला अलग है भाई। वहां पे जो जाते हैं ज्यादातर लोग या तो पॉलिटिकल असाइलम मांगने जाते हैं, झूठी झूठी, जैसे खालिस्तानी जाते हैं, या फिर कुछ और मामला है। हमारे यहाँ तो ये मामला है कि रिलीजन के ऊपर है, कि वी आर सेइंग पीपल हु बिलोंग टू द माइनॉरिटी रिलीजन दे शुड कम, एंड इट इज लिमिटेड टू 3 कंट्रीज। हमारा लिमिटेड है 3 देशों के लिए। तो मुझे लगता है सवाल थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है। जैन सर, ये राज यादव जी हैं। राज जी नमस्कार।
जय हिंद। ये कह रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने फ्रांस को लक्ष्मण जी से उनकी तुलना करी थी। ये उनकी किताब की बात कर रहे हैं, वाई भारत मैटर्स, आई थिंक उसके ऊपर है ये। आपको क्या लगता है कि डिफेंस एग्रीमेंट, इस पे क्या फर्क पड़ेगा डिफेंस एग्रीमेंट पे, पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग कंस्ट्रक्शन? नहीं, फर्क क्या पड़ना है, बढ़िया रिलेशनशिप चल रही है फ्रांस और भारत की, चाहे सबमरीन्स की बात हो, चाहे एयरक्राफ्ट की बात हो, चाहे और डिफेंस डील्स हों, और भी डील्स हों, बढ़िया बात चल रही है फ्रांस से। इसके देखिए, डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसलिए नहीं लिखा कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो जाए फ्रांस के साथ। फ्रांस के साथ रिलेशनशिप अच्छा है इसलिए उन्होंने लिखा है, ये फर्क है। फिर आगे चल के ये पूछते हैं कि कोई एंटिसिपेटेड शिफ्ट है भारत के डिफेंस पार्टनरशिप फ्रॉम रशिया गिवन रशियन? नहीं, कोई शिफ्ट नहीं। अभी डॉक्टर जयशंकर रशिया गए थे, 5-6 दिन रहकर आए हैं रशिया में, पुतिन से मिले हैं, सबसे मिले हैं, कहाँ शिफ्ट है? देखिए, हम किसी के साथ, देखिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ठीक है राज जी, एक बात समझनी पड़ेगी आपको। लव अफेयर और फॉरेन अफेयर में फर्क होता है यार, ठीक है भाई। लव अफेयर में आपने बोला कि ये आपकी गर्लफ्रेंड है और आपको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना है और आपको दाएं बाएं नहीं देखना। फॉरेन अफेयर में आपको दाएं बाएं ही देखना है, ये फॉरेन अफेयर है, आपको हर एक देश के साथ बना के रखनी है। ये तो पाकिस्तान की पॉलिसी हो गई ना यार कि बस चाइना के सगे हैं तो दुनिया में आग लगा देंगे। ये तो जाहिलों वाली सोच है जो पाकिस्तान की है। और ये कभी जो रिलेशनशिप होते हैं दोस्त, कभी बाइनरी नहीं होते, 0 और 1 नहीं होते, ये फैलते हैं और कोई माइंड नहीं करता क्योंकि सबको पता है सच्चाई, ऐसा ही होता है। देखिए, अमेरिका है, भारत के साथ उसकी दोस्ती है, पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को भी वो बात कर रहा है, उसको भी वेलकम कर रहा है, राइट? पाकिस्तान है, पाकिस्तान सिर्फ, अब देखिए ये तो हुई रिलेशन की बात है, पाकिस्तान पे आइए। पाकिस्तान कभी ये थोड़ा ना कहता है कि तुम गरीब मुल्क हो इसलिए हम तुमसे भीख नहीं मांगेंगे ना। पाकिस्तान सबसे भीख मांगता है। पाकिस्तान एक सेक्युलर मुल्क है। अब आप बोलेंगे साहब वो तो कट्टर इस्लामिक देश है ना, पाकिस्तान है सेक्युलर। वो चाइनीज से भीख मांगता है जो कि भगवान को मानते ही नहीं, वो सऊदी अरब से भीख मांगता है जो कि अल्लाह को मानता है, वो अमेरिका से भीख मांगता है जो कि जीसस को मानते हैं, वो सबसे भीख मांगता है। तो ये भी डिप्लोमेसी है पाकिस्तान की कि भीख में धर्म नहीं आना चाहिए, सबसे मांगो। आप समझ रहे हैं कॉन्टेक्स्ट? ओके, सौविक दास ये कहते हैं कि सर प्राचीन भारत में, नहीं, भारत को ये नॉलेज हब बोला गया था वर्ल्ड का, सही बात है। नालंदा में कई, तक्षशिला, नालंदा और यूनिवर्सिटीज़ में बहुत लोग आते थे, कई देशों के, 2-2, 3-3 दर्जन देशों के उस ज़माने में लोग चल के आते थे, कई साल का सफ़र तय करके पढ़ने के लिए। यस, अब भारत वाले लोग जा रहे हैं कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, MIT। क्या भारत सुपर पावर रहेगा फिर नॉलेज का? हाँ, कोई बात नहीं। देखिए, पढ़ाई के लिए तो कहीं भी जाना चाहिए यार, मैं इसको गलत नहीं मानता। लोग भी आते हैं ना IIT में, IIM में पढ़ने के लिए बाहर से। भारत भी अपना एजुकेशन एक्सपोर्ट कर रहा है। अफ्रीका में आपने IIT खोल दिया, आपने अबू धाबी में दिल्ली IIT का आपने एक कैंपस खोल दिया वहाँ पे। तो भाई ये तो कर रहा है ना भारत भी अपना एजुकेशन एक्सपोर्ट कर रहा है, जाके बाहर पढ़ भी रहे हैं। तो इट्स अ मिक्स एंड मैच, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, पढ़ना चाहिए। जो बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए आए, लेकिन देश वापस आए, देश का भी भला करें, ठीक है। अजय कुमार साहू जी ने यह सवाल किया है कि मेरा क्वेश्चन है कि रीसेंट रिपोर्ट, जो हाल ही में रिपोर्ट आई है, वो दिखाती है कि USA, रशिया, चाइना, ये स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस सैटेलाइट में डिस्ट्रॉइंग वेपन्स। अच्छा, ये ही इज टॉकिंग अबाउट वॉरफेयर इन स्पेस। मेरा ये सवाल है कि नियर फ्यूचर में, यानी आने वाले कल में, ये जियोपॉलिटिक्स ऑफ कंट्रीज को कैसे इंपैक्ट करेंगी? भारत सरकार ने इसके बारे में क्या सोचा? आपने रिसेंट खबर सुनी होगी, इंडियन एयरफोर्स को एयर एंड स्पेस फोर्स बना दिया गया है, राइट? इसके ऊपर काम चल रहा है। तो भारत सोच नहीं रहा, भारत इसमें लीड करेगा। अब देखिएगा किस तरीके से हमारा इसरो है, किस तरीके से DRDO है, किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स है। तो ये एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ये लीड करेंगे। वी आर ऑलरेडी ऑन द राइट पाथ। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।